हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं प्रियंका दुदानी, योर टीचर फॉर क्लास 11 बिजनेस स्टडीज। स्टूडेंट्स, हमने कंप्लीट कर लिया है चैप्टर नंबर 1। उसके हमने शॉर्ट आंसर टाइप एंड लॉन्ग आंसर टाइप दोनों क्वेश्चंस कर लिए हैं। अब बारी आती है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। इसको स्टार्ट करने से पहले आप सभी हैं आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर। ये एक इकलौता फ्री एजुकेशन प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोवाइड करता है किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की सारी वीडियोस कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। वी प्रोवाइड यू fully organized complete courses along with daily practice problems. Apart from that, we make you prepare for CBSE and some state boards as well. If you want e-notes or e-books, link is given in the description box. Okay students, चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब आपको पता ही होगा कि आपके वेपन्स क्या है जो आपको उठाने हैं। योर क्वेश्चन एंड आंसर रजिस्टर एंड अ पेन, जिससे आप नोट डाउन करोगे। इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले आई मस्ट टेल यू कि व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट डाउन आंसर्स इन अ नोटबुक। आई विल टेल यू द अप्रोच टू राइट आंसर्स इन द मेन एग्जाम। तो अगर वो आप अप्रोच सीख लोगे ना कि फ्लो चार्ट बनानी है, फिर एक्सप्लेनेशन देना है, वो विजुअल एंड टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन जो आपकी आंसर की होगी वो बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, जिससे आपको एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स मिले। एक ऑर्डिनरी आंसर और एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आंसर में यही फ़र्क होता है कि हम एक अच्छे आंसर को बनाने के लिए फ्लो चार्ट्स, टेबल्स, इन सब का यूज़ करते हैं एंड एक अच्छे कीवर्ड्स वाली एक्सप्लेनेशन को इंसर्ट करते हैं। सिमिलरली एक ऑर्डिनरी आंसर क्या होता है, मन से अपन ने कुछ भी सोच लिया एंड देन आगे बढ़ गए। तो हमें हमेशा अच्छे आंसर्स लिखने हैं जो एग्जामिनर को जो अपीलिंग लगे एंड उनको लगे कि हाँ बच्चा पढ़ के आया है। ओके, द स्टूडेंट हैज स्टडीड। ओके, सो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टेक आउट योर Q&A रजिस्टर। फर्स्ट क्वेश्चन, सचिन फादर हैड गिफ्टेड हिम हिज ओल्ड लैपटॉप। सचिन के फादर ने उनको उनका पुराना लैपटॉप गिफ्ट किया। सचिन wanted the latest laptop. सचिन को चाहिए था लेटेस्ट लैपटॉप with the same advanced features on his coming birthday. As the old laptop was not needed by his father, he decided to sell the laptop on OLX.com and then purchased a new one. Sachin sold his laptop and was very delighted to make his first business deal. While making his purchase of new laptop from Flipkart.com, he read a notice about some relief material being collected for J&K flood relief work. Okay, he informed his friends about the relief material and formed a team of 5 students and decided to collect the material from their neighborhood and send for relief work. Can the transaction by Sachin be termed as business transaction? Why or why not? State the relevant features of the business. सो यहाँ पर सिंपल सी बात बोली गई है। सचिन के फादर ने उसको ऑफर किया कि आप ओल्ड लैपटॉप ले लो, पर सचिन को न्यू लैपटॉप चाहिए था। वो फ्लिपकार्ट पे गया अपनी बिजनेस डील करने के लिए। तो डील करते वक्त उसने एक नोटिस पढ़ा। उस नोटिस में लिखा था कि रिलीफ मटेरियल के बारे में जो कि जम्मू एंड कश्मीर फ्लड रिलीफ वर्क के लिए कलेक्ट हुआ जा रहा है। तो उसने अपने फ्रेंड्स को इन्फॉर्म किया इस रिलीफ वर्क के लिए और 5 स्टूडेंट्स की टीम बनाई और उसके साथ मटेरियल कलेक्ट किया नेबरहुड से, ताकि रिलीफ वर्क वाली जो साइट है उस पर पहुँच सके। तो आपसे पूछा है कि ये जो सचिन ने चीज़ करी जम्मू एंड कश्मीर रिलीफ वर्क में कंट्रीब्यूट करके, क्या ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है? वाई और वाई नॉट? स्टेट द रिलेवेंट फीचर्स ऑफ द बिजनेस। ओके, अब आपको तो पता ही है वो बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है। ठीक है, सचिन्स ट्रांजैक्शंस कैन नॉट बी termed as a business transaction as it is not continuous process. The feature of the business which supports the statement is continuity. Okay, values which led to the contribution for relief work are compassion and leadership. ठीक है, अब यहाँ पर वो कंटिन्यूस ट्रांजैक्शन नहीं थे तो इसलिए बिजनेस ट्रांजैक्शन बोला नहीं जाएगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो वैल्यूज़ यूज़ हुई हैं वो है कंपैशन एंड लीडरशिप। उसने खुद से एक लीडर बन के 5 स्टूडेंट्स की टीम बनाई एंड देन उनको सपोर्ट किया। राइट, अब आपसे पूछा है, अगर आप ध्यान दो क्वेश्चन में लास्ट लाइन में लिखा हुआ है स्टेट द रिलेवेंट फीचर ऑफ बिजनेस। तो हम ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ फीचर्स ऑफ बिजनेस। तो पहला फीचर है कि बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। इकोनॉमिक एक्टिविटी यानी जिसके बदले में आप कुछ कमा रहे हो। ओके, सो बिजनेस इज कंसिडर्ड एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी एज इट इज अंडरटेकन विद द ऑब्जेक्टिव एंड द एम ऑफ अर्निंग मनी एंड लाइवलीहुड एंड नॉट फॉर साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन। ओके, नाउ
नेक्स्ट फीचर है प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस। हर बिजनेस एंटरप्राइज या तो प्रोड्यूस करता है या प्रोक्योर करता है गुड्स एंड सर्विस फ्रॉम प्रोड्यूसर्स, ठीक है। फिर गुड्स कैसे हो सकते हैं, कंज्यूमर गुड्स, इंडस्ट्रियल गुड्स, सर्विसेज कैसी हो सकती हैं, ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग एक्सेट्रा। नाउ सेल एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स। यहाँ पे भी अपन पढ़ चुके थे कि बिजनेस जो है वहाँ पे गुड्स की सेल और एक्सचेंज होती है और सर्विसेज की भी, और इसके साथ साथ प्रोडक्शन होता है, और प्रोडक्शन अगर सेल्फ कंजम्पशन के लिए किया गया हो तो वो बिजनेस नहीं होता है, दैट इज़ नॉट बिजनेस, क्योंकि यहाँ पे आप कुछ कमा नहीं रहे हो, आप वो सेल्फ कंजम्पशन के लिए, वो फार्मर वाला एग्जाम्पल दिया था मैंने आपको, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देखना। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट, डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन अ रेगुलर बेसिस। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार सेल कर दिया, मान लीजिए आपके घर में एक लैपटॉप पड़ा है, ठीक है, आप उसे सेल कर रहे हो, ठीक है, तो आपका बिजनेस नहीं है लैपटॉप सेल करने का, आपने फर्स्ट टाइम आपके घर पे एक पुराना लैपटॉप पड़ा है, आप उसे सेल कर रहे हो, तो मतलब आप रेगुलर बेसिस पे ट्रेड नहीं कर रहे हो लैपटॉप की, ठीक है। तो इसलिए रेगुलर बेसिस होना जरूरी है किसी भी बिजनेस के लिए, अगर रेगुलर बेसिस नहीं है तो वो बिजनेस है ही नहीं। सो अनदर इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ बिजनेस इज दैट इट मस्ट सेल और एक्सचेंज गुड्स और सर्विस ऑन अ रेगुलर बेसिस, नॉट वंस और ट्वाइस। वंस और ट्वाइस सेलिंग इज नॉट बिजनेस, इट इज जस्ट सेकेंड हैंड सेल, ठीक है। नाउ अब प्रॉफिट अर्निंग, बिजनेस का मेन उद्देश्य होता है प्रॉफिट अर्निंग, ठीक है। सर्वाइवल एंड ग्रोथ के लिए हमारा प्रॉफिट अर्निंग जरूरी है। प्रॉफिट अर्निंग का मोटिव क्या होता है, ट्रांजैक्शन में मिसिंग है अगर प्रॉफिट, तो मतलब वो बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल गुड्स गिवन इन चैरिटी, मेरे पास कुछ कपड़े रखे थे, मैंने दान कर दिए, क्या वो प्रॉफिट कमा रही हूँ मैं उससे? नहीं, वो मैंने चैरिटी के लिए दिया, राइट स्टूडेंट्स। तो वो क्या होगा, वो प्रॉफिट अर्निंग नहीं है, मतलब वो बिजनेस नहीं है। नो बिजनेस मैन कैन सर्वाइव विदाउट अर्निंग सफिशिएंट प्रॉफिट। मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि बिजनेस की 3 स्टेजेस होती हैं। पहली सर्वाइवल, जहाँ हम जितनी लागत लगाते हैं वो रिकवर हो जाती है। दूसरी प्रॉफिट, जहाँ लागत से ज़्यादा पैसे मिलते हैं। तीसरी ग्रोथ, जहाँ पर अपन एक्सपेंशन करते हैं और नई प्रोडक्ट लाइंस को ले डाउन करते हैं, ठीक है। सो इसलिए इन सब स्टेजेस के लिए बिजनेस के पास प्रॉफिट होना जरूरी है। अगर प्रॉफिट नहीं है तो बिजनेस सर्वाइव कैसे कर पाएगा? ओके। अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न एंड रिस्क, क्या बोला था मैंने आपको? मोर रिस्क मोर रिटर्न्स। तो बिजनेस में अनसर्टेनिटी होती है रिस्क की, पर अगर रिस्क ले लो, अच्छे से स्टडी करो एंड लॉजिकल डिसीजंस लो, तो ऑब्वियसली आपको प्रॉफिट होता ही होता है। ओके, सो ये थे हमारे फीचर्स। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं एंड 4 to 5 मार्क्स कहीं नहीं गए ऐसे क्वेश्चंस में, और इजी होते हैं, इजी टू गो, बस इनको लिखने का तरीका आना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, अर्निंग ऑफ प्रॉफिट कैन नॉट बी द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस एनी मोर देन ईटिंग इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ लिविंग। Do you agree with this statement? Give reasons to support your answer. यहाँ पे बोला है earning of profit cannot be the objective of business any more than eating is the objective of living. हम खाना खाते हैं ताकि हम जी सके, उसी प्रकार हम प्रॉफिट कमाते हैं ताकि हमारा बिजनेस जी सके, ठीक है। हमारा बिजनेस में प्रॉफिट होता है तभी वो सरवाइव कर पा रहा है। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही बात है। जैसे हमारे जीने के लिए खाना ज़रूरी है, वैसे ही बिजनेस के लिए प्रॉफिट ज़रूरी है। ओके, चलिए इसका आंसर फ्रेम करते हैं। सो यस, I agree with this statement. Like eating is essential for survival of any human being. Same way, profit is essential and must for survival of any business. Okay, ये हमारी first line होगी. But a person cannot survive for a long time and cannot lead a healthy life only by eating. A person has to perform other activities also. Similarly, business also has to perform other activities. Like अगर business ने survival की stage cross कर ली है, तो अब उन्हें मोर प्रॉफिट एंड एक्सपेंशन यानी ग्रोथ की तरफ जाना चाहिए, ठीक है। उन्हें और भी एक्टिविटीज परफॉर्म करनी चाहिए। सिर्फ खाना ही जीवन के लिए ज़रूरी नहीं होता। हाँ, होता है, एसेंशियल एलिमेंट है, बट इसके साथ साथ और भी चीज़ें जैसे हमारी फिटनेस
और भी सारी एक्टिविटीज़, जैसे आपकी पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, आपका रहन सहन बहुत ज़रूरी है, आप किस तरह से रह रहे हो, आपकी हाइजीन बहुत ज़रूरी है, आपकी फिटनेस बहुत ज़रूरी है। सिमिलरली बिजनेस में भी एक्टिविटीज़ बहुत ज़रूरी हैं अलॉन्ग विद बिजनेस, ठीक है, अलॉन्ग विद प्रॉफिट मेकिंग। ओके, सो आप इसको और एलैबोरेटिव वर्जन में लिख सकते हो। अब कैसी एक्टिविटीज़ ज़रूरी है? सोशल एक्टिविटीज़, रिलीजियस एक्टिविटीज़, पैट्रियोटिक एक्टिविटीज़, ये सब एक ह्यूमन बीइंग के लिए ज़रूरी है। सिमिलरली बिजनेस में भी बिजनेस का सोल मोटिव अर्निंग प्रॉफिट नहीं होता। अगर सोल मोटिव अर्निंग प्रॉफिट है तो आप सर्वाइव ही नहीं कर पाओगे। मान लीजिए आप बहुत प्रॉफिट कमा रहे हैं बट आप CSR एक्टिविटी नहीं कर रहे हो, आपको कहीं ना कहीं तो फेस करना ही पड़ेगा चैलेंजेस। अगर आप बहुत प्रॉफिट कमा रहे हो पर आप अपने एम्प्लॉयज़ को दुखी रख रहे हो, आपका काम अच्छे से नहीं हो पाएगा, क्योंकि एम्प्लॉय अगर खुश नहीं है तो वो डिलीवर कैसे करेगा वर्क, राइट। सिमिलरली यहाँ पे बोला गया है, अ बिजनेस विद द सोल मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट कैन नॉट सर्वाइव फॉर लॉन्ग टाइम. To capture big share in market and to create goodwill, business must have social and individual objectives with doing along with economic objective of earning profit. तो सबसे पहला तो प्रॉफिट है ही, अर्निंग प्रॉफिट ये पहला ऑब्जेक्टिव है। इसके बाद उन्होंने बोला सोशल ऑब्जेक्टिव्स भी होने चाहिए, ठीक है, और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स भी होने चाहिए, ठीक है, तभी तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव अचीव हो पाएगा, तभी तो आप मॉनेटरी गेन कर पाओगे। अब सोशल ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? मान लीजिए कोई बिजनेसमैन है, वो अच्छा कमा रहा है बट सप्लाई कर रहा है एडल्ट्रेटेड प्रोडक्ट्स, तो ये सोसाइटी के नियमों के खिलाफ है। कोई ने ये नियम बनाए नहीं बट ये एथिक्स हैं जो एक बिजनेस हाउस के होने चाहिए, राइट। तो अब अपन को नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे क्या बोला था, अगर आपको याद हो तो यहाँ आपसे बोला था कि डू यू अग्री विद दिस स्टेटमेंट, गिव रीजंस टू सपोर्ट योर आंसर, ठीक है, तो आपको रीजंस देने हैं। अब उन्होंने यहाँ पे बोला कि बिजनेस में प्रॉफिट के अलावा सोशल और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स भी ज़रूरी हैं, जैसे सप्लाई ऑफ डिजायर्ड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, ये सोशल ऑब्जेक्टिव है, जैसे अवॉइडेंस ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, जैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, जैसे सोशल सर्विस और कम्युनिटी सर्विस, ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। ओके, इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स में क्या क्या आता है? प्रोवाइडिंग गुड वर्किंग कंडीशंस, पेमेंट ऑफ कॉम्पिटिटिव एंड सेटिस्फैक्टरी वेजेस, पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉय, इम्पार्टिंग ट्रेनिंग टू एम्प्लॉयज एंड कीप अपडेटिंग देयर नॉलेज, peer recognition, then providing special benefits such as housing facility, medical facility, free education of children, etc. So ये था हमारा आंसर। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हमको इतना एलैबोरेटिव आंसर अच्छे से लिखना है, फ्रेम करना है, तो आपको कुछ कीवर्ड्स याद करने पड़ेंगे। सो मैं एक बार फिर से बता देती हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर अर्निंग ऑफ प्रॉफिट cannot be the objective of business any more than eating is the objective of living. पहले आप ये स्टेटमेंट लिखना आंसर में और फिर लिखना yes I agree with this statement. Like eating is essential for survival of human being, same way profit is essential and must for survival of any business. अब एक्सप्लेनेशन चालू करना कि एक व्यक्ति जो है सिर्फ खाने से सर्वाइव नहीं कर सकता, उसको बहुत सारी एक्टिविटीज़ फिर और करनी पड़ेंगी। सिमिलरली एक बिजनेस को भी सोशल एक्टिविटीज़, रिलीजियस सोशल एक्टिविटीज़ और इंडिविजुअल एक्टिविटीज़ भी अचीव करनी होती हैं, सोशल ऑब्जेक्टिव्स एंड इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स। जैसे एक ह्यूमन बीइंग को सोशल, रिलीजियस, पैट्रियोटिक सारी एक्टिविटीज़ करनी होती है, ओके। पर बिजनेस का अगर प्रॉफिट, अर्निंग प्रॉफिट इकलौता मोटिव है तो वो स्टैंड ही नहीं कर पाएगा, उनको सोशल एंड इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स भी परफॉर्म करने पड़ेंगे। जैसे सोशल ऑब्जेक्टिव्स के आप 4 टाइप्स दे देना या 2, 3 या और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स के भी 4 to 5 पॉइंट्स दे देना, ओके। आई होप आपको समझ में आया कि कैसे लिखना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, निखिल वांट्स टू स्टार्ट अ होलसेल बिजनेस, ओके, of stationery items, but he is hesitating as it will involve hindrances related to finding consumers, moving goods from one place of production to the market, storing goods because of time gap between production and consumption, risk of theft, fire, accidents, procurement of capital to finance above activities, providing information to the consumers about the producers. पहले इतना समझते हैं कि निखिल है, ठीक है, उसको एक बिजनेस स्टार्ट करना है। ओके, इतनी बात समझ आई। और ये बिजनेस कैसा है? होलसेल बिजनेस है,
ठीक है, मैं कीवर्ड्स हाईलाइट करती जा रही हूँ, आप भी ध्यान रखना। ये होलसेल बिजनेस है। अब ये बिजनेस किस चीज़ का है? स्टेशनरी आइटम्स का है, राइट स्टूडेंट्स। पर वो हेजिटेट कर रहा है कि इसमें बहुत सारी हिंड्रेंसेस आएंगी। हिंड्रेंसेस मतलब रुकावटें आएंगी, ठीक है, बिजनेस स्टार्ट करने में। सबसे पहले कंज्यूमर कैसे ढूंढेगा वो, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह गुड्स कैसे मूव करेगा, है ना। फिर गुड्स स्टोर कहाँ करेगा, ठीक है। अगर टाइम गैप हुआ सेलिंग एंड बाइंग में, मतलब परचेजिंग फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर एंड सेलिंग टू द कस्टमर्स में टाइम गैप हुआ, तो प्रोडक्शन और कंजम्पशन के इस गैप को फिल करने के लिए वो गुड्स को उसको स्टोर करना रखना पड़ेगा। तो वो स्टोर कहाँ करेगा, राइट, ये हमने पढ़ा था हिंड्रेंसेस। फिर उसके बाद रिस्क ऑफ थेफ्ट, अगर चोरी हो गई तो गुड्स की, अगर आग लग गई तो गोडाउन में, एक्सीडेंट हो गया तो कोई, जैसे अचानक शॉर्ट सर्किट हो गया तो वो एक एक्सीडेंट में आता है। ओके, प्रोक्योरमेंट ऑफ कैपिटल टू फाइनेंस, अगर वो कैपिटल और फाइनेंस अगर उसको ज़रूरत पड़ी तो वो कहाँ से लाएगा, ठीक है। प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन टू द कंज्यूमर अबाउट द प्रोडक्ट, कंज्यूमर्स को कैसे बताएगा अपने प्रोडक्ट्स के बारे में। तो आपको मन में आ रहा होगा मैम इसके आंसर्स हैं, पहले का आंसर है ट्रांसपोर्टेशन, दूसरे का आंसर है वेयर हाउसिंग, तीसरे का आंसर क्या है, रिस्क ऑफ थेफ्ट, तो यानी इंश्योरेंस ले लो, एक्सीडेंट्स इंश्योरेंस ले लो, फायर इंश्योरेंस ले लो, फिर प्रोक्योरमेंट ऑफ कैपिटल यानी बैंकिंग फैसिलिटीज, उसके बाद एडवर्टाइजिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट्स टू द कंज्यूमर्स। ओके, सो आपको सारे आंसर्स अब क्लिक कर रहे हैं। नाउ ही अप्रोचेस हिज फ्रेंड, वो अपने फ्रेंड के पास गया, अनंत के पास, टू डिस्कस हिज प्रॉब्लम, ठीक है। उसको फ्रेंड के पास न जाके स्टूडेंट्स के पास जाना चाहिए जो मैग्नेट ब्रेन्स के हैं, क्योंकि उन्हें तो सब पता है। ओके, सो अनंत हु हिमसेल्फ imports the electric appliances for the purpose of exporting them to other countries advises Nikhil to carry on with his plan and explains to him various functions performed by the second limb of the business, that is commerce, ठीक है। सो जो अनंत है वो ऑलरेडी एक एक्सपोर्ट बिजनेस में है, ठीक है। वो क्या करता है, एक्सपोर्ट करता है इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस अदर कंट्रीज को, ठीक है। तो उसने एडवाइस किया निखिल को कि तू बिजनेस चालू कर, आई एम देयर, आई विल एक्सप्लेन यू ऑल द functions of commerce which you already know, which I have already told you the answer of it. Okay, now Anant elaborates on various advantages of trade, okay, and auxiliaries to trade. So now your mind is clicking that flow chart which I taught you. Okay, after getting convinced by the advice given by Anant, Nikhil starts the business named as Nikhil Limited. Okay, he starts a public company and find no major problems at all. Okay, now he has learned all the things. In converting his desire into a business venture, Nikhil gets his company registered under Companies Act 2013. अब आपसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है, नेम द पार्ट ऑफ कॉमर्स which exclusively helps in the process of trading the goods and services. Okay, कौन सा पार्ट ऑफ कॉमर्स है जो गुड्स की ट्रेडिंग एंड गुड्स एंड सर्विस की ट्रेडिंग में हेल्प करता है? सो ये है ट्रेड। ट्रेड क्या होता है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द हेल्प ऑफ एड्स टू ट्रेड। ओके, सो ट्रेड एक इकलौती ऐसा पार्ट ऑफ कॉमर्स है। कॉमर्स के दो पार्ट्स हैं, पहला है ट्रेड एंड दूसरा है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, ठीक है। तो ट्रेड में क्या होता है, हम बाय और सेल कर सकते हैं गुड्स एंड सर्विस को, ओके, यानी ट्रेडिंग कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट आपसे पूछा है, नेम द टाइप ऑफ ट्रेड अंडर विच अनंत वाज डूइंग हिज बिजनेस। सो क्या कर रहा था, जो इंडियन आइटम्स है इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस वो एक्सपोर्ट कर रहा था। तो अब क्या टाइप ऑफ बिजनेस है, एक्सटर्नल ट्रेड। एक्सटर्नल ट्रेड क्या होता है, जब इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी के आउटसाइड हम गुड्स को सेल कर रहे हैं एंड वहाँ से जो पैसा आ रहा है वो डोमेस्टिक टेरिटरी में आ रहा है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल ट्रेड, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द सर्विस विच हेल्प्स निखिल टू रिमूव द हिंड्रेंसेस ऑफ स्टोरिंग द स्टेशनरी आइटम्स। तो आपको पता है जब हम वीट वगैरह स्टोर करते हैं तो हम वेयर हाउसिंग की यूज़ करते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए सर्विस वेयर हाउसिंग, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई चीज़ का प्रोडक्शन हो चुका है, ठीक है, अब बिजनेस हाउस को ऐसे पता है कि अभी इतनी डिमांड नहीं है, तो वो क्या करेंगे, स्टोर कर देंगे,
वेयर हाउसेज में, एंड जब अच्छी डिमांड होगी तो वो सेल कर देंगे कंजम्पशन के लिए, ठीक है। तो ये जो स्टोर किया, ये स्टोर किस गैप को फिल कर रहा है? टाइम गैप बिटवीन प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन, ओके। तो इसलिए वेयर हाउसिंग पिक्चर में आया। नेम द सर्विस विच हेल्प्स निखिल टू रिमूव द हिंड्रेंसेस ऑफ प्लेस, मतलब अगर आइटम्स को एक जगह से दूसरी जगह मूव करना है तो कौन सी सर्विस यूज करेंगे? तो यहाँ पर ट्रांसपोर्ट, ऑब्वियसली लोडिंग अनलोडिंग ट्रांसपोर्ट के ही फीचर्स हैं। गुड्स लोड होते हैं फ्रॉम द प्लेस जहाँ से गुड्स पिकअप करने हैं, एंड जहाँ अपन को रीच आउट करने हैं वहाँ गुड्स अनलोड होके फाइनल फॉर सेलिंग जाते हैं टू द कंजम्पशन, फॉर द कंजम्पशन, ठीक है। सो ये है ट्रांसपोर्ट विच रिमूव्स द हिंड्रेंसेस ऑफ प्लेस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई इज कॉमर्स कंसिडर्ड एज द बैकबोन ऑफ इंडस्ट्री एंड अदर बिजनेस एक्टिविटीज। इसको स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स, अगर आपसे यहाँ पूछा जाए कि आप बताइए विच पर्टिकुलर फीचर is removing the hindrances of, which particular line here says to remove the hindrance of promoting new products, okay। तो अब अगर यहाँ की बात करूँ providing information about the new products, तो हम यहाँ पे कौन सा टर्शरी सेक्टर का फीचर यूज करेंगे? एडवर्टाइजिंग, ठीक है। अब सपोज आपसे पूछ रहे हैं कि विच auxiliaries to trade remove this particular thing, that's it, risk of theft, fire, accident। तो auxiliary to trade क्या है? इंश्योरेंस। इंश्योरेंस से आप क्या कर सकते हो? इन हिंड्रेंसेस को रिमूव कर सकते हो। अब टाइम गैप का तो अपन ने देख ही लिया, स्टोरिंग गुड्स बिकॉज ऑफ टाइम गैप, तो हम स्टोर कहाँ करते हैं? वेयर हाउसिंग, ओके स्टूडेंट्स। नाउ आपसे बोला है कि हिंड्रेंसेस टू फाइंडिंग कंज्यूमर्स, इट विल इन्वॉल्व हिंड्रेंसेस रिलेटेड टू फाइंडिंग कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स को हम कैसे ढूंढेंगे? हम प्रचार करेंगे अपने प्रोडक्ट्स का, एडवर्टाइज करेंगे, इसके साथ साथ जो बिजनेस है उसकी मार्केटिंग करेंगे, ठीक है, बिजनेस प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करेंगे। अब उसके साथ यहाँ पर उसने प्रॉब्लम डिस्कस करी, तो ये एक्सपोर्ट जब वो कर रहा था तो क्या कर रहा था वो? एक्सटर्नल ट्रेड। अगर यहीं पे आपसे घुमा के वो लोग पूछ ले, ट्विस्ट कर दें क्वेश्चन को, ही इज importing the manufactured products out from outside India to the domestic territory, तो आप क्या बोलोगे? ये भी एक्सटर्नल ट्रेड में ही आता है। ही इज सेलिंग विद इन द टेरिटरी, तो आप क्या बोलोगे? ये तो अपना इंटरनल ट्रेड है, ठीक है। सो आपको हर एस्पेक्ट पता होना चाहिए, चाहे केस स्टडी में कितने भी फ्लक्चुएशंस कर दे। ओके स्टूडेंट्स, ये था अपना क्वेश्चन नंबर 3, अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वंस अगेन। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4, इसको पढ़ते ही आपको फ्लो चार्ट क्लिक करेगी जो अपन ने पढ़ी थी। वाई इज कॉमर्स कंसिडर्ड एज द बैकबोन ऑफ इंडस्ट्री एंड अदर बिजनेस एक्टिविटीज। कॉमर्स को बैकबोन क्यों कहा जाता है? देखिए स्टूडेंट्स, कॉमर्स में दो पार्ट्स होते हैं, ट्रेड और दूसरा होता है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड या एड्स टू ट्रेड। तो ट्रेड क्या फैसिलिटेट करता है? बाइंग एंड सेलिंग। और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड क्या होती है? ट्रांसपोर्ट, एडवर्टाइजिंग, कम्युनिकेशन एटसेट्रा, जो हेल्प करती हैं बहुत सारे हिंड्रेंसेस को रिमूव करने में। ओके, तो कॉमर्स को बैकबोन क्यों बोला जाता है? फर्स्ट, इट हेल्प्स इन एलिमिनेटिंग हिंड्रेंसेस ऑफ पर्सन, ठीक है। पर्सन्स का हिंड्रेंस रिमूव करती है, यानी लोगों की ज़रूरत जितनी है वगैरह, तो वो पर्सन्स का हिंड्रेंस रिमूव करती है बाय एम्प्लॉयमेंट। नाउ हेल्प्स इन एलिमिनेटिंग हिंड्रेंस ऑफ प्लेस बाय ट्रांसपोर्ट। Okay, helps in eliminating hindrance of time. Okay, helps in eliminating hindrance of finance. फिर रिस्क, फिर उसके बाद इंफॉर्मेशन। ये सारी चीज़ें हम डिटेल में पढ़ चुके हैं इन द लेक्चर इटसेल्फ, तो आप इसको इस तरह से आंसर को फ्रेम कर सकते हो। Now coming to the next question, business is an organized institution that operates to provide goods and service under incentive of private gain. अब आपको पता है इंसेंटिव ऑफ प्राइवेट गेन क्या होता है? खुद का सेल्फ गेन, ठीक है, यानी सेल्फ कुछ प्रॉफिट होना चाहिए। द स्टेटमेंट बिजनेस इज एन ऑर्गेनाइज्ड इंस्टीट्यूशन दैट ऑपरेट्स टू प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विस अंडर द इंसेंटिव ऑफ प्राइवेट गेन इज करेक्ट इन दीज रिस्पेक्ट्स।
मतलब कुछ प्रॉफिट होना चाहिए, राइट। बिजनेस, क्योंकि एक बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटी है और उसका मेन ऑब्जेक्टिव है अर्निंग प्रॉफिट। प्रॉफिट एसेंशियल है बिजनेस के लिए ताकि उसकी कॉस्ट और रिस्क कवर हो सके, यानी वो सर्वाइव कर सके। इन शॉर्ट, एवरी बिजनेस मस्ट अर्न अ रीजनेबल प्रॉफिट टू सर्वाइव एंड ग्रो। ठीक है, फिर इट इन्वॉल्व सेल्स, एक्सचेंज, परचेज ऑफ गुड्स, शुगर, पेन, सोप एटसेट्रा एंड सर्विस, ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस एटसेट्रा ऑन अ रेगुलर बेसिस। ये वर्ड लिखना ज़रूरी है क्योंकि अगर अपन सेल्फ कंजम्पशन के लिए ही गुड्स को यूज़ कर रहे हैं तो वो बिजनेस नहीं होता है, हमें फर्दर सेल करते रहना होता है रेगुलर बेसिस पे फॉर म्यूचुअल प्रॉफिट, और इवन वंस और ट्वाइस सेलिंग इज़ नॉट बिजनेस। ठीक है, आपको रेगुलर बेसिस पे सेल करना होता है और फॉर म्यूचुअल प्रॉफिट थ्रू सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स। ठीक है, अब स्टूडेंट्स आप देखिए इन्होंने आंसर कितने अच्छे से लिखा है, बहुत ही ब्यूटीफुली। परचेज ऑफ गुड्स, यहाँ पर उन्होंने कुछ गुड्स के नाम मेंशन कर दिए, शुगर, पेन एंड सोप एटसेट्रा। एंड नेक्स्ट उन्होंने बोला सर्विसेज, तो यहाँ पे उन्होंने सर्विसेज मेंशन कर दी। इससे आपको एग्जामिनर को ये पता चलेगा ओके यू हैव अ गुड क्लैरिटी ओवर व्हाट आर गुड्स एंड व्हाट आर सर्विसेज। ओके, फिर आपने रेगुलर बेसिस मेंशन कर दिया, सो एग्जामिनर को यहाँ पता चलेगा ओके यू नो दैट गुड्स आर नॉट फॉर वंस और ट्वाइस सेलिंग, दीज आर टू बी सोल्ड ऑन रेगुलर बेसिस। ओके, पहले बिजनेस की डेफिनेशन, देन उसकी थोड़ा सा इलैबोरेटिव वर्जन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज अ बिजनेसमैन विलिंगली अंडरटेक बिजनेस रिस्क। अब मोर रिस्क मोर रिटर्न्स का कंसेप्ट तो है, बट बिजनेसमैन अपनी स्वयं इच्छा से रिस्क क्यों लेता है विलिंगली। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है, तो ये भी हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन है। सो बिजनेसमैन विलिंगली अंडरटेक द रिस्क इन्वॉल्व्ड इन द बिजनेस एक्टिविटीज बिकॉज फॉर बियरिंग द रिस्क बियर करने के लिए बिजनेसमैन गेट्स द रिवॉर्ड ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। रिस्क इज द प्राइस पेड फॉर गेटिंग प्रॉफिट। ठीक है, द बिजनेसमैन विलिंगली बियर्स द रिस्क बिकॉज इट ब्रिंग्स प्रॉफिट विच इज द मेन मोटिव ऑफ एवरी बिजनेस। हायर द रिस्क द मोर इज द प्रॉफिट। ओके, generally projects in which more risk are involved generate more profit as compared to less risky projects। तो एक ही लाइन है, इसका एक ही आंसर है, more risk more returns। इसको आप कितने तरीके से लिख सकते हो मॉडिफाई करके, इट इज़ योर कैलिबर। ओके, सो यू कैन राइट ऑन योर इन योर ओन लैंग्वेज अबाउट दिस आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट। Rakesh's father gifted him a cricket bat on his birthday. Okay, the cost of the bat was 800. राकेश के फादर ने उनको गिफ्ट करी एक क्रिकेट बैट उनके बर्थडे पर, कॉस्ट था बैट का 800। फ्यू मंथ्स लेटर राकेश सोल्ड इट टू निशांत। कुछ महीनों बाद राकेश ने वो बैट जो है निशांत को सेल कर दी, जो कि उसके स्कूल का ही एक फ्रेंड था, 850 रुपये में। ठीक है, he was very happy to earn a profit of 50 rupees। ठीक है, he was boosted by this transaction and after completing his studies he formed a partnership business। ठीक है, with his friend Nishant trading in bats and the other sports material under the name Messrs Rakesh Tinders। ओके, या फिर ट्रेडर्स कह सकते हो। Okay, now Rakesh and Nishant both act like agent as well as principal of each other. Firm soon started earning good profits। Rakesh's father suggested them to spend some money on social responsibilities. Then they decided to donate free sports goods to the school। अब आपको यहाँ पे बिल्कुल क्लैरिटी आ गई होगी कि उसके पास अपना खुद का बैट था। ठीक है, जो उसके फादर ने 800 रुपीज़ का खरीदा था, उसने निशांत को बेचा 850 में। क्या ये बिजनेस किया उसने? नहीं, क्योंकि ये वन टाइम था। ओके, अब ये वन टाइम होने की वजह से ये बिजनेस नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि इस पर्टिकुलर एरिया में क्या कहा जा रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल हैव अ ग्लिम्स ऑन द क्वेश्चन। ओके, चलिए देखते हैं कि क्वेश्चंस क्या क्या पूछे हैं आपसे इस केस स्टडी से अटैच्ड। Can the transaction between Rakesh and Nishant be termed as business transaction? Give reasons, nature and purpose of business। अब देखिए, जो राकेश एंड निशांत के बीच में बिजनेस ट्रांजैक्शन हुआ है, 800 की बैट 850 में बेची, 50 का प्रॉफिट कमाया।
तो ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है ही नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्यों नहीं है? क्योंकि ये एक ही बार किया है। राकेश बिजनेसमैन थोड़ी है, वो तो एक स्टूडेंट है। एंड सेम निशांत भी उसका स्कूल फ्रेंड है, स्टूडेंट है, दोनों आपस में स्टूडेंट हैं और ये ट्रेड तो कर नहीं रहे। हाँ, बाद में जाके उन्होंने बिजनेस सेट किया, वो बात अलग है। ओके, नाउ कैन द ट्रांजैक्शन बिटवीन राकेश एंड निशांत बी टर्म्ड एज बिजनेस ट्रांजैक्शन? नो, the transaction between Rakesh and Nishant cannot be termed as business transaction since it is not done on regular basis. आई बात समझ में? Okay, now next question आपसे पूछा है, can the transaction between Messrs Rakesh traders and other persons to be termed as business transaction? Give your reason. Okay, so now yes, the transaction between Messrs Rakesh traders and other person be termed as business, क्योंकि अब वो full fledged business बन चुका है ना। Okay, since it involves supply of bats and other sport material on a regular basis for the purpose of earning profit. ठीक है, अब एक और क्वेश्चन है इसी से अटैच्ड। Which feature of partnership form of business is mentioned above? ठीक है, कौन सा फीचर मेंशनड है? फीचर है प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप। आप पार्टनरशिप पढ़ चुके हो अकाउंट्स में, तो ये वाला फीचर मेंशन है। अभी हम जो हमारा सेकेंड चैप्टर पढ़ेंगे फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, उसमें भी अपन इस बारे में स्टडी करेंगे। अकॉर्डिंग टू यू विच वैल्यू मोटिवेटेड द पार्टनर्स टू डोनेट स्पोर्ट्स गुड? मतलब ऐसा क्या हुआ, कौन सी वैल्यू है जिससे पार्टनर्स को लगा कि ओके हम प्रॉफिट तो अर्न कर रहे हैं, हम डोनेट भी कर देते हैं स्पोर्ट्स गुड्स। तो गिव एनी सुइटेबल वैल्यू। तो वैल्यू है चैरिटी, मतलब दान धर्म करना। ओके, अब आपको स्टूडेंट समझ आया कैसा क्वेश्चन है? बस आप क्वेश्चन को ब्रेक डाउन करो एंड इजीली सब कुछ कवर हो जाएगा। ओके, सो एक बार मैं फिर से पूरा क्वेश्चन दिखा देती हूँ। ये था हमारा क्वेश्चन। पहला था राकेश और निशांत के बीच में एज स्टूडेंट्स जब वो थे, बाइंग एंड सेलिंग। फिर जब वो बिजनेसमैन बन गए तब वो पार्टनरशिप में आ गए, फिर जो कुछ उन्होंने ट्रांजैक्शन किए, फिर लास्ट में दान धर्म किया। ये पूरी केस स्टडी में आपको ट्विस्ट करके चीज़ें पूछ सकते हैं। सो यू शुड बी वेरी मच अवेयर व्हाट टू राइट। ओके, नाउ जैसे इस क्वेश्चन की जगह आपसे पूछ सकते हैं कि पार्टनरशिप वाले क्वेश्चन की जगह आपसे पूछ सकते हैं कि पार्टनरशिप कौन से एक्ट में गवर्न होती है, तो आप लिखेंगे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। फिर पार्टनरशिप में कितने लोग लगते हैं बनने के लिए, आपसे जोड़ के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से। आप समझ रहे हो इस बात को? तो आपको क्लैरिटी होनी चाहिए टॉपिक्स के ऊपर। यहाँ पे हो सकता है क्वेश्चन में चेंज कर दे और चैरिटी की जगह कुछ और कर दे। ठीक है, जैसे फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करना टू द स्लम एरिया चिल्ड्रन। ठीक है, तो वो क्या है? बेसिकली एक NGO वर्क है। ठीक है, तो उस हिसाब से आप यहाँ पे आंसर फ्रेम करोगे। सो दे कैन ट्विस्ट द केस स्टडीज, राइट? नाउ let's move towards question number 8. Nancy makes some beautiful paper flowers. इसको start करने से पहले we are doing a lot of efforts. Please like the video and share to your friends if you haven't yet, and subscribe to the channel. I would be very 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 thankful. Okay, so Nancy makes some beautiful paper flowers and sells them to her neighbor for 2600. सो नैन्सी जी क्या करती हैं? नैन्सी जी बहुत प्यारे प्यारे फूल बनाती हैं। ठीक है, पेपर से। तो पेपर फ्लावर्स वो बनाती हैं। केस स्टडी को पढ़ के बचपन के DIY क्राफ्ट क्लास याद आ गई। ठीक है, एंड सेल्स देम टू द नेबर फॉर 2600. हर आंट Mrs. Higgins prepares chocolate for supply to the local bakery who is engaged in business activity and why. तो नैन्सी क्या करती है? बहुत सारे पेपर फ्लावर्स बनाती है एंड अपनी नेबर को सेल कर देती है कुछ अमाउंट के लिए। तो क्या ये बिजनेस एक्टिविटी है? नो, नैन्सी थोड़ी ना एक बिजनेसमैन है। ओके, बिजनेस वुमेन है, सॉरी। आप मिसेस हैगिन्स क्या करती हैं? वो चॉकलेट्स बनाती हैं और सप्लाई करती हैं लोकल मार्केट में। तो ये तो प्रॉपर बिजनेस है। ठीक है, तो आपका आंसर बिल्कुल क्लियर है, आपको पता ही है। मिसेस हैगिन्स is engaged in business activity since she is involved in supplying chocolates to the local bakery regularly. ये वर्ड अगर नहीं लिखोगे ना तो आंसर आएगा ही नहीं। Once or twice is not sale. An activity which involves producing and supplying goods and service for the profit is business activity, and Nancy is not doing business because she is not doing that every day.
फॉर अर लिविंग, वो हर दिन नहीं कर रही है, उसने बस ऐसे ही पेपर फ्लावर बनाए और पड़ोसी को बेच दिए, ठीक है। फिर कंटिन्यूटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, समझे बच्चों? Everybody understood? All the students, continuity and regular basis are the two keywords. Understood? Now, next. Ravina is good at stitching clothes. Very artistic people in our case studies are present. So, Ravina is good at stitching clothes. She stitched some clothes for an exhibition she had planned. Some of these clothes were donated by her to the orphan children in her locality, while the other clothes were sold in the exhibition. How are the two activities different? तो जब वो डोनेट कर रही है वो क्या है, चैरिटी है, पर जब वो सेल कर रही है वो क्या है, बिजनेस है, क्योंकि वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, बदले में वो पैसे कमा रही है, राइट स्टूडेंट्स? सो ये हो गई रवीना की बात। अब आपसे बोला है बाय डोनेटिंग द क्लोथ्स टू द ऑर्फन चिल्ड्रन इन हर लोकेलिटी रवीना इज एंगेज्ड इन अ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, whereas other clothes which were sold in the exhibition is a business activity and hence can be termed as an economic activity. ओके, तो सिंपल सा आंसर है इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ Mr. Bhuvan is a chartered accountant in a MNC, multinational company. Okay, he gets 85,000 per month as his salary. On weekends, Mr. Bhuvan goes to nearby village and teaches some slum children. Okay, आपके माइंड में क्लिक किया charity. Okay, he does not charge anything from them. Non-economic activity है. He does it out of sympathy and concern for the poor kids. This gives him मेंटल एंड साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन। अगर वो पढ़ाते हैं जाके स्टूडेंट्स को, जो पुअर चिल्ड्रन हैं उनको पढ़ाते हैं जाके, तो उनको मेंटल सेटिस्फैक्शन मिलता है। ओके, वर्किंग एज ए सीए इन एमएनसी रिफर्स टू विच टाइप ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी? तो ये एम्प्लॉयमेंट है प्लस वो सीए है, ठीक है। सो ये आएगा वर्किंग एज ए सीए इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि बदले में उन्हें सैलरी मिल रही है। टीचिंग स्टूडेंट्स इन स्लम इज विच टाइप ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी? तो ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। आइडेंटिफाई द वैल्यूज फॉलोड बाय भुवन, सिंपैथी एंड कंपैशन। ओके, सो आप इसमें अपने मन से भी लिख सकते हैं, सिंपैथी, कंपैशन, लव फॉर पुअर चिल्ड्रन, एजुकेटिंग द एरिया विच डज नॉट गेट एजुकेशन यूजुअली। ऐसे मतलब अगर आपको नहीं समझ आए कि ओके सिंपैथी वर्ड लिखना है, कंपैशन वर्ड क्लिक नहीं कर रहा, तो कुछ ना कुछ वैल्यूज लिख के ही आना जो आपको लगता है रिलेट कर रही है केस स्टडी से। ओके, सो ये था अपने ऑल द 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपको अच्छे से समझ आए। प्रॉपर नोट्स बनाने हैं आपको अपनी Q&A रजिस्टर में। स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। इसके बाद हम करेंगे पूरे के पूरे टॉपिक का रिविजन एंड स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2, ओके, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जो बहुत ही कंसेप्चुअल टॉपिक है। ओके, सो आप सभी हैं मैग्नेट ब्रेन्स प्लेटफॉर्म पर। हमारे YouTube चैनल पर आपको मिलती है किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की सारी वीडियोस कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके अलावा वी हैव आवर वेबसाइट टू प्रोवाइडिंग फुल्ली ऑर्गेनाइज्ड कंप्लीट कोर्सेज अलॉन्ग विद डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम। इफ यू वांट ई नोट्स और ई बुक्स, लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। वी हैव आवर अदर सोशल मीडिया हैंडल्स टू, जिससे आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। सो दैट आर फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप। ऑल द लिंक्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बिलो. We make you prepare for CBSE board and some state boards also. If you have interest in Vedic maths or spoken English course, you can subscribe for that too, absolutely free of cost. Okay, so these are all the courses which are available. So thank you so much. See you in the next video. Take care.